हेलो एवरीवन। इस लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स फॉर डी यू एल एल बी। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम कवर करेंगे नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट्स। अब सबसे पहले ये सब जो ये टॉर्ट वर्ड जो है इसका मीनिंग क्या होता है। टॉर्ट इज अ फ्रेंच टर्म विच इज इक्विवेलेंट टू द इंग्लिश टर्म रॉन्ग, यानी कि जो वर्ड इंग्लिश में रॉन्ग होता है उसी का सेम इक्विवेलेंट फ्रेंच में होता है टॉर्ट। लेकिन इसके ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन ऑफ द वर्ड टॉर्ट इज टॉर्टम विच इज़ अ लैटिन वर्ड विच मीन्स ट्विस्ट, यानी कि अगर टॉर्ट के ओरिजिन की बात करें कि ये टॉर्ट जो है कहाँ से आया, तो ये आया है टॉर्टम से, जो कि एक लैटिन वर्ड होता है और इसका मतलब होता है ट्विस्ट या कहें ट्विस्टेड। तो आप ये इक्विवेलेंट मान सकते हो कि जो टॉर्ट का मतलब होता है वो रॉन्ग या फिर ट्विस्टेड होता है। अब देखो, सभी से ये उम्मीद की जाती है कि सभी जो है सीधे रास्ते पे चलेंगे, यानी कि सीधा काम करेंगे। लेकिन अगर कोई जो है उस स्ट्रेट पाथ पे नहीं चलता और कोई क्रुक्ड वेज यूज़ करता है किसी भी काम को करने के लिए, तो वहाँ पे हम कहेंगे उसने जो है उस व्यक्ति ने टॉर्ट कमिट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंशन किया हुआ है, एवरीवन इज एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर एंड व्हेन वन डेविएट फ्रॉम दिस स्ट्रेट पाथ इनटू अ क्रुक्ड वेज ही हैज़ कमिटेड अ टॉर्ट। यानी कि जब कोई सीधे पाथ पर नहीं चलता तो या कोई ट्विस्टेड रास्ता अपनाता है, कोई क्रूड वेज अपनाता है किसी काम को करने के लिए, तो वहाँ पे कहेंगे हम उसने जो है एक टॉर्ट कमिट किया है। अब देखो, डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट की बात करें तो सबसे पहले तो ये समझो, जो टॉर्ट होता है वो एक सिविल रॉन्ग होता है, यानी कि कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी जो है वो टॉर्ट के अंदर नहीं आएगी। टॉर्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो सिविल रॉन्ग्स होते हैं वही आएंगे। सेकेंडली, जितने भी सारे सिविल रॉन्ग होते हैं वो सभी के सभी टॉर्ट नहीं होते। इसको ऐसा समझो कि ये हमारा टॉर्ट है और ये हमारा सिविल रॉन्ग है, यानी कि सारे के सारे सिविल रॉन्ग जो हैं वो टॉर्ट नहीं होते, लेकिन सभी के सभी टॉर्ट्स जो हैं वो सिविल रॉन्ग्स होते हैं। यानी कि कुछ ऐसे सिविल रॉन्ग्स भी हैं जो टॉर्ट नहीं है, जैसे अदर सिविल रॉन्ग्स लाइक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ये सिविल रॉन्ग है लेकिन टॉर्ट नहीं है। इसी तरह से ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ये सिविल रॉन्ग है लेकिन टॉर्ट नहीं है। तो टॉर्ट जो है वो सिविल रॉन्ग होता है, लेकिन सारे सिविल रॉन्ग्स जो है वो टॉर्ट नहीं होते। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। द डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट इन द लिमिटेशन एक्ट 1963 इज ऑल्सो रेसिडरी। अब देखो, किसी लॉ में ऐसा कोई टॉर्ट की डेफिनेशन दी नहीं गई है, लेकिन जो लिमिटेशन एक्ट है उसमें टॉर्ट को डिफाइन किया गया है, लेकिन वहाँ पर जो डेफिनेशन है वो भी रेसिडरी है। रेसिडरी का मतलब क्या है, सिर्फ बताया गया कि क्या टॉर्ट नहीं होगा, जो एक्चुअल पॉजिटिव मीनिंग है टॉर्ट का, पॉजिटिव डेफिनेशन है वो नहीं दिया हुआ है। सेक्शन 2M जो लिमिटेशन एक्ट का है वो कहता है टॉर्ट मीन्स अ सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यानी कि टॉर्ट जो है एक ऐसा सिविल रॉन्ग है जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। तो इसमें नेगेटिव डेफिनेशन है कि जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और वो सिविल रॉन्ग है, तो वो टॉर्ट कहलाएगा। तो इस तरह से इसकी नेगेटिव डेफिनेशन जो लिमिटेशन एक्ट में दी गई है। अब देखो, टॉर्ट को और क्लियर समझने के लिए कि एक्चुअली में क्या है, इसको हम कंपेयर करेंगे कि टॉर्ट और क्राइम में क्या डिफरेंस होता है, टॉर्ट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है, और इसी तरह से टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, जो टॉर्ट होता है वो होता है ब्रीच ऑफ ड्यूटी, यानी कि जो आपकी ड्यूटी है उसका अगर ब्रीच करते हैं तो वो आपका टॉर्ट होता है। लेकिन क्राइम भी होता है ब्रीच ऑफ ड्यूटी, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी होता है ब्रीच ऑफ ड्यूटी, और टॉर्ट तो होता ही है ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ब्रीच ऑफ ड्यूटी, तो इसमें डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे देखो, जो क्राइम होता है वो जो क्रिमिनल लॉ है उसका उसका ब्रीच होता है। इसी तरह से जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है। लेकिन जो टॉर्ट होता है, टॉर्ट इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी रिकॉग्नाइज अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ये जो है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट या क्रिमिनल केस में नहीं होता। टॉर्ट कभी भी किसी क्रिमिनल केस में नहीं लगेगा, और अगर वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पहले से एग्जिस्टेड है तो वहाँ पे भी टॉर्ट नहीं लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्राइम इज अ रॉन्गफुल एक्ट विच रिजल्ट फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी रिकॉग्नाइज बाय द क्रिमिनल लॉ, यानी कि क्राइम में जो ब्रीच ऑफ ड्यूटी होती है वो क्रिमिनल लॉ की ब्रीच होता है। इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट इज अ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ ड्यूटी अंडरटेकन बाय द पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया और उसका नॉन परफॉर्मेंस होता है तो वहाँ पे जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा वो यहाँ पे आएगा। लेकिन टॉर्ट के अंदर ये ना तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है और ना ही ब्रीच ऑफ क्रिमिनल लॉ होता है। और समझो इसको थोड़ा, इट इज अ प्राइवेट रॉन्ग विच मीन्स एक्शन अगेंस्ट द टॉर्ट फीजर रॉन्ग डूअर इज ब्रॉट टू द कोर्ट बाय द इंजर्ड पार्टी। यानी कि यहाँ पे जितने भी रॉन्ग्स होते हैं, जितने भी केसेस आते हैं वो सारे प्राइवेट रॉन्ग्स होते हैं। अब आपने इसको इस तरह से समझो, केसेस जो हैं दो तरह के होते हैं हमारे, एक होते हैं सिविल केसेस और एक होते हैं हमारे क्रिमिनल केसेस। जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें जो केस लड़ती है वो हमारी गवर्नमेंट लड़ती है। जैसे मान लीजिए किसी का मर्डर हुआ, तो जिसने मर्डर किया उसके खिलाफ जो केस करेगी वो गवर्नमेंट करेगी और गवर्नमेंट ही सारा केस वहाँ पे लड़ेगी। लेकिन सिविल केस में ऐसा नहीं होता। जैसे मान लीजिए किसी का प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, तो जो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है ये ए और बी के बीच में होगा, तो ये जो है प्राइवेट रॉन्ग है। तो इसी तरह से जो टॉर्ट होता है वो भी प्राइवेट रॉन्ग होता है।
और जो इंजर्ड पार्टी होती है वो सामने वाली पार्टी को जिसने टॉर्ट कमिट किया है, जो टॉर्ट प्लीजर है या रॉन्ग डूअर है, उसको कोर्ट में लेके जाती है। टॉर्ट इज अ प्राइवेट रॉन्ग दैट कॉन्ट्राविन्स द लीगल राइट ऑफ अ इंडिविजुअल और ग्रुप, यानी कि टॉर्ट से किसी इंडिविजुअल या किसी ग्रुप का जो राइट है वो वायलेट होता है। इसको आप इस तरह भी से भी समझ लेते हो, तो समझ सकते हो, जो टॉर्ट होता है वो एक तरह से राइट इन रैम होता है। राइट इन रैम, इसका मतलब क्या है कि पब्लिक एट लार्ज के प्रति जो राइट होता है, यानी कि जो सबके पास है, वो होता है आपका राइट इन रैम। लेकिन आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें आपका होता है राइट इन पर्सोनम। इसका मतलब क्या है कि जिस पर्सन के साथ आपने एग्रीमेंट किया है, जिस पर्सन के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसी के खिलाफ आपके पास राइट है, तो इसको बोलते हैं हम राइट इन पर्सोनम। और जो टॉर्ट में राइट होता है वो होता है हमारा राइट इन रैम, तो ये आपको ध्यान रखना है। इट इज अ सिविल रॉन्ग एंड टॉर्ट लिटिगेशन इज कंपाउंडेबल विच मीन्स दैट कंप्लेंट कैन बी ड्रॉन बाय द सूट फाइल्ड बाय हिम, यानी कि ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है। इसका मतलब क्या है, या कह सकते हैं एक तरह से लिटिगेशन जो होती है इसमें कंपाउंडेबल होती है। अब देखो दो तरह के केसेस यहाँ पे हो सकते हैं, एक तो होता है कंपाउंडेबल और एक होता है नॉन कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल का मतलब क्या है कि जिसने केस किया है वो चाहे तो अपनी इच्छा अनुसार केस को वापस ले सकता है, और नॉन कंपाउंडेबल केस के अंदर वो जिसने केस किया है या कहे जो इंजर्ड पार्टी है वो केस को वापस नहीं ले सकती। जैसे मर्डर जो है, रेप हो गया, या फिर बहुत सारे और जो क्रिमिनल एक्ट्स हैं, ये सारे नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेज होते हैं। यानी कि अगर किसी ने मर्डर किया है तो मान लीजिए जिसका मर्डर हुआ है उसके रिलेटिव जो है वो केस वापस नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ पर जो केस लड़ रही होती है वो सरकार लड़ रही होती है। लेकिन जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं, इसके अंदर जिसने केस किया, जिसने सूट फाइल किया, वो चाहे तो अपने सूट को विड्रॉ कर सकता है, कोर्ट के बाहर जो है मामले को सेटल करके रफा दफा कर सकता है। द damages in the torts are unliquidated which means they are not pre-decided। unliquidated का मतलब क्या है, जो damages होते हैं, damages का मतलब क्या है, जो compensation मिलेगा वो फिक्स नहीं होता, वो डिसाइड किया जाएगा जब केस उसमें फाइल किया जाएगा, उसके बाद डिसाइड होगा कितना कंपनसेशन देना है। यहाँ पे जो डैमेजेस होते हैं वो पहले से डिसाइडेड नहीं होते, यानी कि अनलिक्विडेटेड होते हैं। लिक्विडेटेड का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे फिक्स हो। अनलिक्विडेटेड का मतलब क्या है, जहाँ पे अमाउंट जो है फिक्स नहीं है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में आप देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट में जनरली जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही लिखा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होगा तो कितना कंपनसेशन देना पड़ेगा, कितना डैमेज देना पड़ेगा, तो वहाँ पे जो डैमेज होता है वो लिक्विडेटेड होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टॉर्ट के अंदर जो डैमेजेस होते हैं वो अनलिक्विडेटेड होते हैं। अब ये एक और क्वेश्चन है, टॉर्ट वर्सेस टॉर्ट्स, यानी कि जो टॉर्ट होता है या फिर टॉर्ट्स होता है। अब देखो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इसको ज़्यादा पूछने की चांसेस है नहीं, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए इसको आप समझ लो। अब देखो जो विनफील्ड है उसका कहना है कि टॉर्ट होता है, इसका कहना क्या है, द लॉ ऑफ टॉर्ट दैट इज एवरी रॉन्गफुल एक्ट फॉर विच देयर इज नो जस्टिफिकेशन और एक्सक्यूज टू बी ट्रीटेड एज टॉर्ट। यानी इसका कहना है कि लॉ ऑफ टॉर्ट होता है, यानी कोई भी रॉन्गफुल एक्ट अगर किया गया और उसकी जस्टिफिकेशन वो नहीं दे सकता या उसकी एक्सक्यूज वो नहीं दे सकता, तो उसको कहा जाएगा कि उसने एक टॉर्ट कमिट किया है। लेकिन जो सेलमेंट है उसका कहना है कि लॉ ऑफ टॉर्ट नहीं होता, लॉ ऑफ टॉर्ट्स होता है कंसिस्टिंग ओनली ऑफ अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक wrongs बियॉन्ड विच द लाइबिलिटी अंडर दिस ब्रीच ऑफ लॉ कैन नॉट अराइज। इसका मतलब क्या है, इसको बोलते हैं पिजन होल थ्योरी। इसको इस तरह समझो, ये मान लो एक इसके अंदर बहुत सारे होल्स हैं। अब ये हर एक होल जो है एक टॉर्ट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ये मान लो एक होल है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी एक टॉर्ट को, मान लो नेग्लिजेंस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो टॉर्ट ये डेफेमेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हर एक होल जो है वो किसी ना किसी टॉर्ट को डिफाइन कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और जितने भी टॉर्ट होते हैं अगर इस होल के अंदर आएंगे तो ही वो टॉर्ट माना जाएगा। अगर कोई ऐसा एक्ट है जो इनमें से किसी होल में नहीं आ पाता तो उसको हम टॉर्ट नहीं मानेंगे। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसको बोलते हैं हम पिजन होल थ्योरी। अब एक चीज़ और याद रखना कि कुछ जो ऐसे टॉर्ट्स होते हैं जो टॉर्ट भी होते हैं और क्राइम भी होते हैं, ठीक है। तो जनरली जो सारे टॉर्ट्स है वो क्राइम नहीं होते, वो क्रिमिनल एक्ट नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जो टॉर्ट की कैटेगरी में भी आते हैं और क्राइम की कैटेगरी में भी आते हैं। जैसे एक हो गया आपका नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस आपका टॉर्ट में भी मिलेगा और क्राइम में भी मिलेगा। इसी तरह से डेफेमेशन, डेफेमेशन जो है आपका टॉर्ट में भी है और क्राइम में भी है। इसी तरह से कॉन्स्पिरेसी, ये आपका टॉर्ट में भी मिलेगा और क्राइम में भी मिलेगा। तो कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जो आपके टॉर्ट में भी होते हैं और क्राइम में भी होते हैं। अब ये डिपेंड करता है जिसको इंजरी हुई है, जिसका नुकसान हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो केस जो है टॉर्ट के अंदर करना चाहता है या फिर क्राइम के अंदर करना चाहता है। अब बात कर लेते हैं इसेंशियल ऑफ टॉर्ट्स। अब देखो टॉर्ट जो एक अम्ब्रेला टर्म है, यानी कि अलग अलग जो डाइवर्स रॉन्ग्स जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूड किए जा सकते हैं। कोई इसका बेयर एक्ट तो है नहीं जिसके अंदर इसको डिफाइन किया गया है,
इसलिए जो अलग अलग टॉर्ट्स के अलग अलग एक तरह से बोल सकते हो, जैसे डेफेमेशन नेग्लिजेंस के जो इसेंशियल्स है वो अलग होंगे, डेफेमेशन के अलग होंगे, कॉन्स्पिरेसी के अलग होंगे, लेकिन ये मेन दो आपके इसेंशियल्स हैं जो कि सभी टॉर्ट्स में होने ही चाहिए। पहला क्या है, कोई ना कोई एक्ट और ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट, डिफेंडेंट ने कोई ना कोई या तो कोई एक्ट किया हो या फिर कोई ओमिशन किया हो, और सच एक्ट और ओमिशन लीडिंग टू अ इंजरी, यानी कि उसके एक्ट करने या उसके किसी ओमिशन से कोई ना कोई उसका जो इंजरी है वो हुई है। अब इंजरी का मतलब क्या है, वायलेशन ऑफ लीगल राइट। अब ऐसा नहीं कि उसके कोई पैसे का नुकसान होगा तो वो इंजरी मान ली जाएगी, उसका कोई ना कोई लीगल राइट जो है वायलेट होना चाहिए। अगर वो लीगल राइट वायलेट हुआ है और उसके पीछे किसी व्यक्ति का एक्ट है या किसी व्यक्ति का ओमिशन है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये यहाँ पे जो है टॉर्ट कमिट किया गया है। अब देखो, इसको समझने के लिए आप यहाँ पे दो लीगल मैक्सिम से इसको समझो, इंजूरिया साइन साइन डैमनम और डैमनम साइन इंजूरिया। इसका मतलब क्या है, आप देखो यहाँ पे तीन ही वर्ड्स है, उसी को आगे पीछे किया हुआ है, तो इन तीन वर्ड्स के मतलब हम समझ लेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। इंजूरिया का मतलब क्या होता है, इंजूरिया का मतलब होता है इंजरी, या कह सकते हो वायलेशन ऑफ लीगल राइट, यानी कि इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट। अगर किसी का लीगल राइट वायलेट हो रहा है तो वहाँ पे बोलेंगे हम उसको इंजरी हुई है। डैमनम का मतलब क्या होता है, डैमनम का मतलब एक तरह से समझ लो आप डैमेज, या डैमनम मीन्स सब्सटेंशियल हार्म, लॉस और डैमेज इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी, कंफर्ट, हेल्थ एक्सेट्रा। यानी कि किसी का अगर डैमेज हुआ तो उसको बोलेंगे हम डैमनम। और साइन का मतलब होता है विदाउट, तो इसको आप ऐसे समझो, डैमनम साइन इंजूरिया। डैमनम का मतलब क्या होता है, डैमेज, साइन विदाउट, और इंजूरिया मतलब इंजरी या फिर वॉयलेशन, यानी कि डैमेज हुआ है लेकिन किसी भी लीगल राइट का वॉयलेशन नहीं हुआ है। अब देखो, अगर किसी का डैमेज हुआ है और लीगल राइट का वॉयलेशन नहीं हुआ तो यहाँ पे जो टॉर्ट डैमेज है वो नहीं मिलेगा, टॉर्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। लेकिन इंजूरिया साइन डैमनम का मतलब क्या है, इंजरी हुई है, इंजरी कौन सी है, लीगल राइट की इंजरी हुई है, इंजरी हुई है लेकिन विदाउट डैमेज, कोई यहाँ पे डैमेज नहीं हुआ। तो अगर कोई वायलेशन ऑफ लीगल राइट हुआ है लेकिन कोई डैमेज नहीं हुआ तो यहाँ पे भी टॉर्ट कमिट हुआ है, और यहाँ पे जो है डैमेज या फिर कहीं कंपनसेशन जो देना पड़ेगा, यहाँ पे टॉर्ट कमिट माना जाएगा। इसको बेसिक आप समझ गए होंगे। अगर डैमेज हुआ है लेकिन कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ तो यहाँ पे कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। अगर लीगल राइट वायलेट हुआ है और डैमेज नहीं हुआ, डैमेज का मतलब क्या है कि कोई वहाँ पे नुकसान नहीं हुआ है इसको, तो यहाँ पे कंपनसेशन दिया जाएगा। इसको आप एग्जाम्पल से समझो, जैसे मान लो यहाँ पे डैमेज विदाउट वायलेशन। अब ये समझो कि मान लो कोई एक इंस्टीट्यूट है, जैसे मान लो ये कोई एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है। अब इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास मान लो 500 बच्चे जो है आते हैं। अब यहाँ पे एक दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल जाता है और वो उससे बेटर फैसिलिटी देता है, उससे कम फीस में पढ़ाता है। तो यहाँ पे जो ये 500 बच्चे हैं इसमें से मान लो 200 बच्चे जो हैं इस इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो इंस्टीट्यूट है फर्स्ट वाला, इसको डैमेज तो हुआ है लेकिन इसका कोई लीगल राइट वॉलेट नहीं हुआ। अब जो इंस्टीट्यूट है वो तो कोई भी खोल सकता है, ऐसा थोड़ी है कि इसकी मोनोपोली है वहाँ पे। तो यहाँ पे इसको डैमेज तो हुआ है लेकिन कोई इसका लीगल राइट वॉलेट नहीं हुआ, तो यहाँ पे जो टॉर्ट है वो कमिट नहीं हुआ है। यहाँ पे डैमेज हुआ है लेकिन विदाउट इंजरी, यहाँ पे कोई लीगल राइट वॉलेट नहीं हुआ, तो यहाँ पे टॉर्ट कमिट नहीं किया गया है। इस केस में देखो क्या है, इंजूरिया साइन डैमनम, यानी कि जो लीगल राइट है उसका वॉयलेशन हुआ है लेकिन डैमेज नहीं हुआ। अब इसको एक एग्जांपल समझो, जैसे मान लो एक ये व्यक्ति है, ये जो है वोट इलेक्शन का टाइम में ये वोट करने जाता है, लेकिन जो वोटिंग बूथ के ऊपर जो ऑफिसर होता है वो इसको वोट नहीं डालने देता। अब देखो, जब ये वोट नहीं डाल पाता, लेकिन जिस कैंडिडेट को ये वोट डालने वाला था, मान लो ये ए कैंडिडेट को वोट डालने वाला था और ये वोट नहीं डाल पाता, लेकिन इसके वोट ना डालने के बावजूद भी ए जो है इलेक्शन जीत जाता है। अब अगर ये वोट डाल भी देता तो भी कोई फर्क तो पड़ता नहीं, ए तो वैसे ही इलेक्शन जीत गया और ये ए को ही वोट देने वाला था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि इसका जो लीगल राइट है वो वायलेट हुआ है, इसका हक था यहाँ पे वोट डालने का। अब इससे मतलब नहीं है कि इसका डैमेज हुआ या नहीं हुआ, यानी कि इसका नुकसान हुआ या नहीं हुआ। अगर इसका लीगल राइट वायलेट हुआ है तो इसको यहाँ पे माना जाएगा कि यहाँ पे टॉर्ट कमिट किया गया और इसको डैमेजेस जो है इसको कंपनसेशन दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वायलेशन विदाउट डैमेज, यानी कि उसके वायलेशन उसके लीगल राइट का हुआ है, अगर डैमेज नहीं भी हुआ है तो भी उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। तो ये दो जो लीगल मैक्सिम्स है वो आपको याद रखनी है, डैमनम साइन इंजूरिया और इंजूरिया साइन डैमनम। देखो इसी को यहाँ पे मेंशन कर दिया है। व्हेन इंजूरिया साइन डैमनम का मतलब क्या है, व्हेन देयर हैज बीन इंजूरिया और द वायलेशन ऑफ लीगल राइट एंड द सेम हैज नॉट बीन कपल्ड with damnum or harm to the plaintiff can still go to the court of law because no violation of a legal right should go unaddressed। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी व्यक्ति का लीगल राइट वायलेट हुआ है
चाहे उसके लीगल राइट वॉयलेट होने से उसको कोई पर्सनल हार्म ना हुआ, फिर भी वो कोर्ट जा सकता है, क्योंकि कोई भी वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट को अनरिड्रेस्ड छोड़ा नहीं जा सकता। नेक्स्ट है आपका डेमनम सामिन इंजुरिया। व्हेन देयर इज नो वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट, नो एक्शन कैन लाई इन अ कोर्ट ऑफ लॉ इवन दो द डिफेंडेंट्स एक्ट हैज कॉज सम लॉस और हार्म और डैमेज टू द प्लेंटिफ। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का कोई लीगल राइट वॉयलेट नहीं हुआ है, लेकिन उसका कुछ हार्म हो गया है, कोई डैमेज हो गया है प्लेंटिफ का, तो भी वो कोर्ट नहीं जा सकता, क्योंकि जो वहाँ पे डैमेज हुआ है वो किसी लीगल राइट के वॉयलेशन के कारण नहीं हुआ है। तो ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखना है। अब इसमें नोट्स कैसे आपको बनाने, नोट्स आपको कॉर्नेल मेथड से बनाने, लेकिन इसमें कुछ खास नोट्स बनाने के लिए है नहीं। ऊपर आप टॉपिक्स लिख लेना, इसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही हैं। ये जो दो आपके लीगल मैक्सिम्स है ये आपको याद रखने हैं। इसके अलावा जो इसेंशियल ऑफ टॉर्ट्स है कि कोई एक्ट होना चाहिए और उसका इंजरी होनी चाहिए, ये आप याद रखो। बाकी और कोई बहुत ज़्यादा इसमें सब लर्न करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्चुअल लेक्चर था पूरा। तो ये आप पूरा दो मैक्सिम्स याद कर लो, बाकी जो इसेंशियल्स है वो याद करो, और कुछ खास इसमें नोट्स बनाने की जरूरत है नहीं। और कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।